मैं उमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग दोस्त पर। हमने लास्ट डे क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और हमने लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था। फिर हम मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में हमने आपको 3 तरह का मेथड पढ़ाया था। एक था हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में हमने 3 तरह के मेथड्स पढ़े थे। तो एक्चुअली टोटल तो 3 तरह के हमारे सिलेबस में होते तो 5 तरह के हैं, पर हम 3 तरह के पढ़ते हैं। लेकिन आज ये देख लेते हैं कि वो 5 तरह के कौन-कौन से मेथड है जो हम पढ़ते हैं इस क्लास में, फिफ्थ में। तो पहला हमारे पास जो मेथड है बेटा, तो हम इसको नाम देते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में देखते हैं कितने तरह के मेथड्स पढ़ते हैं बेटा। मेथड ऑफ चार्जिंग, हमने आपसे बात की थी कि 3 तरह की, लेकिन एक्चुअली हम 5 तरह के मेथड्स को पढ़ सकते हैं। पहला जो होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, आप जब दो सब्सटेंस को लेकर उनको रफ करेंगे तो वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर करते हैं। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। थर्ड है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन। फोर्थ पार्ट है हमारे पास बेटा इंडक्शन। और फिफ्थ पार्ट है हमारे पास बेटा कंडक्शन। ठीक, ये 5 तरह के हमारे पास क्या होते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं। तो ये 5 तरह के जो मेथड ऑफ चार्जिंग है, आइए इनको डिटेल्स में। हमने फ्रैक्शन पार्ट को पढ़ लिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, और भी जो भी चीजें होंगी हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करके पढ़ते जाएंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे इंडक्शन। इंडक्शन, इंडक्शन होता क्या है बेटा? इंडक्शन को कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इंडक्शन में क्या होता है बेटा, चार्ज जो होता है रीअरेंज होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना। व्हेन अनदर चार्ज बॉडी बॉडी interact with it विदाउट टचिंग। विदाउट टचिंग करके अगर वहां पे हम बेटा चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों में होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों में होता है। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये बेटा कि मानते हैं कि हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडीज हैं। एक न्यूट्रल बॉडी ए है, बी है, चाहे हम एक ही बॉडी लेते हैं, और हम यहाँ पर एक चार्ज बॉडी को ले आ रहे हैं। चार्ज बॉडी को यहाँ ले आ रहे हैं, और ये चार्ज बॉडी कैसी है बेटा, इधर इसके पास नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ज्यादा है। तो क्या करेगा बेटा, अब यहाँ पे इस फेयर के अंदर जो यहाँ पे है, ये इनके क्या न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियस थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। इस शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे जो चार्ज डेवलप्ड होगा ये पॉजिटिव होगा, बट ये जो शिफ्टिंग हुई है इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग दिख रही है बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और अगर हम इसको पास में रखे रखे इन दोनों को अब सेपरेट कर ले, जैसे ही हम इसको सेपरेट करेंगे बेटा तो ये वाला जो होगा ये हमारे लिए नेगेटिव का वर्क हो जाएगा और ये हमारे लिए पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह के मेथड ऑफ चार्जिंग का यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। ओके बेटा, ये हमारे मेथड है इंडक्शन मेथड। अब आगे की ओर चलते हैं हम इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड इस बात को ध्यान दें, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में होता है बेटा। इसमें हम चार्ज का क्या करते हैं, चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मान लीजिए बेटा मैं इस जब यहाँ पे टच पे था, अगर मैं ये हटा देता तो चार्ज अपनी जगह पे फिर वापस चले जाते, बट जब मैं यहाँ पे इस चार्ज बॉडी को लाया हूँ देन आफ्टर मैंने इनको अलग अलग कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया, तब ये जैसे रिडिस्ट्रीब्यूट थे वैसे रिडिस्ट्रीब्यूटेड हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्शन। क्या बेटा, कंडक्शन। आइए कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्शन क्या होता है? when two conductors are connected by conducting two conductor connected by conductivity m charge may flow from one body to another। बेटा जब चार्ज यानी एक को दूसरे के कनेक्ट ले जाएंगे तो चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा। चार्ज एक से फ्लो होकर दूसरे में हो, यानी एक बॉडी से फ्लो होकर दूसरे बॉडी में जाना शुरू होगा। लेकिन ये कब तक फ्लो होगा? ये तब तक फ्लो होगा बेटा जब तक उनका क्या ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज विल फ्लो टिल potential of both conductor become same। कब तक फ्लो होगा बेटा? जब तक उनका कंडक्ट यानी पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक ये फ्लो होगा। और लास्ट बात और बहुत इंपॉर्टेंट, कंडक्शन सिर्फ ओनली कंडक्टर में होता है, ये इंसुलेटर में नहीं होता। ओनली इन कंडक्टर, कंडक्टर में ही होता है, ये इंसुलेटर में नहीं होता। बट हम जब यहाँ पे पढ़ लेते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में, इंडक्शन कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में होता है, पर कंडक्शन जो होता है सिर्फ हमारा कंडक्टर में होता है बेटा। कैसे होता है देखिए, कि माना मैंने यहाँ पे एक हमारे पास बॉडी थी जिसपे मैंने चार्ज क्यों दिया, एक अनचार्ज बॉडी इससे मैंने टच कर दिया, ये अनचार्ज बॉडी है जहाँ पे इसका पोटेंशियल 0 है। अब जब इनको हम टच करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनको जब मैंने क्या किया बेटा, अभी ये टच नहीं थे, ओके, जब ये टच नहीं थे तो अब मैंने इनको टच कर दिया। जैसे ही मैंने इनको एक दूसरे के से कनेक्ट किया, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो उसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, और चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो गया। मानते हैं यहाँ पे एक्स चार्ज डेवलप हो गया तो क्यू माइनस एक्स चार्ज रह गया। तो ये चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलता है। जब नहीं जब एक बॉडी चार्ज और दूसरी बॉडी भी चार्ज या अनचार्ज हो तो उनको कांटेक्ट में लाना पड़ता है। जब ये कांटेक्ट में आएंगे तभी इसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरह से हम, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, नहीं चार्ज का फ्लो हो रहा है। जब हम लोग यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये चार्ज का फ्लो होता है। ओके बेटा, आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने। तो यहाँ पे हमने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी बेटा, इस टॉपिक के सबसे मेन कॉन्सेप्ट की ओर, जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या नाम देते हैं बेटा, कूलम्ब्स लॉ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इसमें, कूलॉम्स लॉ। एक्चुअली कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, फिजिक्स के। उन्होंने एक बात बताई थी कि दो चार्जेस जब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हो तो जो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं ये मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है इसको हमने इसको क्या है रखा है, R नाम दे रखा है, इनके बीच का सेपरेशन। तब उन्होंने डिसाइड किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इंटरेक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज के लिए, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of interaction between 2 point charge Q1 and Q2 separated at a distance r from each other proportional to the product of charge and inversely proportional inversely proportional to square of the distance between the charge, यानी उनके चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है ऑफ चार्ज पार्टिकल। बेटा क्या बोला गया? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो बेटा इन दोनों के फोर्सेस यानी इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम यहाँ पे इनको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को साथ में लिखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट का नाम K नाम दिया, K1 K2 बाई R स्क्वायर। अब इस K की जो वैल्यू होती है बेटा, K की वैल्यू होती है हमारे पास 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये के की वैल्यू हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आगे चल के हम इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे, एक्चुअली के बारे में और भी आगे बात कर रहे हैं बेटा। तो पहले और यहाँ पे कुछ बातें हैं हमारे पास कूलाम्स लॉ के बारे में हम जो सीख लेते हैं। तो कूलाम्स लॉ में यहाँ पे हमने जो बातें कही कि के यहाँ पे के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकला, और इस के की जो वैल्यू है अगर हम लिख बोले तो हमारे बुक्स में दिया होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को दिखाते हैं 9 इंटू 10⁹ अब ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ये हमें बताता है, ये परमिट करता है यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे कैसे फ्लो हो पाएगी, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल, देखो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री
फेज की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो कितनी है, यहाँ से ये हमें कैलकुलेट, हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हेल्प से, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो आती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कूलाम्स लॉ किस लिए वैलिड, किन किन बातों पे वैलिड होता है, या किस कहाँ कहाँ पे वैलिड होता है, या इसकी वैलिडिटी हम किन, जब कूलाम्स लॉ की बात करेंगे तो कूलाम्स लॉ की बेसिक बात करेंगे। कूलाम्स लॉ ने ये जो अपना स्टेटमेंट दिया है, अपना लॉ दिया है, किन क्राइटेरिया या किन लिमिटेशन के बीच में दिया है, उन लिमिटेशन की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बेटा। हमने मान लिया कि हमारे पास दो चार्ज है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक प्लस Q1 एक प्लस 2Q। अगर दोनों चार्ज है तो ये क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, F इधर भी लगेगा और F इधर भी लगेगा, ओके। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R है। अब कुछ पॉइंट की बातें हम यहाँ पे करना शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट की बात, पहला, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है ओनली, यानी कूलाम्स लॉ हम किसके लिए वैलिड करेंगे बेटा, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। दूसरी पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। और बेटा हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है, जब कोई फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है उसी का हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो जो फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं उन्हीं की पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल होता है। इट फॉलो इट्स फॉलो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर का मतलब क्या कह दिया बेटा हमने, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, इसका मतलब है ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को होल्ड करता है। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ये एक्शन और रिएक्शन पेयर को, यानी ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को होल्ड करता है, कूलॉम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को होल्ड करता है। चौथा पॉइंट, हम ये कह सकते हैं ये कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है बेटा, सेंट्रल फोर्स होता है। बेटा ये कैसे अप्लाई कब होता है, तो ये बात है कि दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन, वो एक लाइन में लगता है बेटा, लाइन, और किस लाइन में, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग टू चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल, वहां लगता है जहां पे चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल होते हैं। और ये दो तरह के होते हैं बेटा, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, ये अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव होते हैं। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, सी बोथ, ये अट्रैक्टिव नेचर के भी होते हैं और रिपल्सिव नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे दो, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये कैसा होता है बेटा, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इट फॉलो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, अगर रिएक्शन रिएक्शन को फॉलो यानी पेयर्स में है तो यानी ये क्या कर रहा है, थर्ड लॉ को वैलिड बता रहा है कि थर्ड लॉ, ये सेंट्रल फोर्स है। तो दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि इसमें जो लगने वाला फोर्स है वो उन्हीं उस लाइन पर लगता है जो लाइन इन दोनों चार्जेस को जोड़ती है बेटा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सारी बातें कर ली कि हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में और कैसा लग रहा है। तो हमने यहाँ पे जितनी बातें की बेटा, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन के बारे में बात की। किसके बारे में बात की? कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन के बारे में बात की। अब बेटा जब हम बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ की, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जो कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये फोर्स जब अप्लाइड होता है एक चार्ज पर, ये यानी फोर्स अप्लाइड बाई, चलिए बता लिखते हैं क्या है, फोर्स अप्लाइड बाई वन charge particle is independent on absence or presence of third charge particle। इसका मतलब क्या बेटा, जब हम अप्लाई करेंगे एक चार्ज पर तो कोई चार्ज अब्सेंट हो या प्रेजेंस हो, उस थर्ड चार्ज की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो थर्ड चार्ज की वजह से उस चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि नेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल will be calculated by vector sum of all forces। जितने फोर्सेस हैं एक एक पार्टिकल पे, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका हम क्या निकालेंगे बेटा? वेक्टर सम निकालेंगे। मानते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल Q1 है, तो यहाँ पे Q2, Q3, Q4, यहाँ पे सारे जो पार्टिकल्स हैं हम इनका जब देखेंगे यहाँ पर, तो क्या निकालेंगे बेटा? इनका वेक्टर सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेक्टर सम निकालेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को सुपरपोजिशन थ्योरम बोल देते हैं हम। सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके बेटा, ये कुछ बातें हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। हमारे पास कुछ चार्ज पार्टिकल्स है, तो हम कैसे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे लिए चलिए पहला क्वेश्चन है कि बेटा मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, दोनों पे पॉजिटिव चार्जेस है। अगर मैंने कहा कि मैंने सर जो ये Q1 है मैंने इसको फिक्स कर दिया, क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, तो सिर्फ मोशन कौन करने लायक है? अब मोशन सिर्फ कौन कर सकता है? सर मोशन सिर्फ Q2 कर सकता है। अब क्या Q1 पे फोर्स नहीं लग रहा होगा? Q1 पे भी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन Q2 को जो फिक्स किया है, तो जितना फोर्स उसको लग रहा होगा उसको दूसरा फोर्स उसको बैलेंस किया होगा, तभी वो वहां पे स्टे है। कोई चीज अगर कहीं फिक्स होती है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई फिक्स है, ये स्टे है यानी ये रेस्ट पर है, तो ये रेस्ट होने पर तो जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन, यानी उसका जो नेट फोर्स होता है बेटा, नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो इस वाले पार्टिकल का नेट फोर्स कितना है? जीरो। ऐसा नहीं है इस पार्टिकल के द्वारा इस पे फोर्स नहीं लगाया जा रहा, लगाया जा रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे वैलिड है, पर ये फिक्स्ड है। और मोशन कौन कर सकता है? ये। और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करेंगे, तो इसका जो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F, और वो फोर्स की F की वैल्यू कितनी होगी? F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और ये F एक पे नहीं लगेगा, दोनों पे लगेगा, लेकिन F क्योंकि Q1 फिक्स्ड है तो उस पर एक और भी फोर्स लग रहा होगा, जिसके नेट उसका फोर्स और भी सारे फोर्स लग रहे होंगे, जिससे उसका नेट फोर्स जीरो है, बट यही फोर्स Q1 पे भी लग रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे बेटा Q1
ने Q2 पर लगाया। ये फोर्स Q1 ने Q2 पर लगाया, क्या Q2 Q1 पे भी लगाएगा? हाँ लगाएगा, इतना ही फोर्स लगाएगा, इतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन वो फिक्स्ड है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन उसको बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स लगा रहा होगा। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं बेटा, Q1 Q2, बेटा मान लेते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस में है। अब एक चार्ज क्या है, अब दोनों का नेचर क्या अपोजिट है। अब जब दोनों का नेचर अपोजिट है बेटा, क्या होगा सर, ये इस साइड इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अट्रैक्टिव नेचर का होगा तो एफ की जो वैल्यू होगी एफ इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इस बार भी क्या बोला जाएगा, Q1 ने Q2 पर लगाया, पर जितना फोर्स Q1 ने Q2 पे लगाया Q2 ने भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ को वैलिड कराना होता है हमें। ये हमारे पास हो गया बेटा कि हम अगर क्वेश्चन ये देखें कि कोई फोर्स यानी कोई भी चार्ज किस तरह पे उसी पर फोर्स लगा रहा है। अब मान लेते हैं 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2, एक थर्ड चार्ज हमारा Q3 है यहीं पर बेटा, Q3। तो अब क्या होगा बेटा, तो Q1 के थ्रू, अच्छा क्या Q1 पे Q2 के थ्रू चार्ज नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा, बट अभी हम सिर्फ Q3 पर देख रहे हैं। Q3 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा, अगर मैंने इसको बोला प्लस ये माइनस, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये इस साइड की ओर लगेगा बेटा, इस साइड। और इस फोर्स को हम नाम देंगे कितना, F13, F13 यानी Q1 के द्वारा Q3 पर, और इसको नाम देंगे F23 यानी Q2 के द्वारा, चार्ज Q2 के द्वारा Q3 पर जो फोर्स लग रहा है, और दोनों की अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे कंडीशन आ रही है, अगर Q1 टू Q3 यानी फोर्स 13 इक्वल टू फोर्स 23, यानी Q1 चार्ज के द्वारा Q3 चार्ज पर जितना फोर्स लगाया जा रहा है और Q2 चार्ज के द्वारा Q3 पे जो चार्ज लगाया जाएगा, अगर वो दोनों बैलेंस है तो ये क्या रहेगा बेटा, रेस्ट पर रहेगा, ये रेस्ट पर। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये क्या करेगा बेटा, मोशन करेगा, किसी एक साइड शिफ्ट होगा, जिधर की वो फोर्स का डायरेक्शन ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में वो मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने फोर्स के बारे में इतना समझ लिया बेटा। यही डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें यहाँ पे बता रहा है कि जब कोई पार्टिकल हमारा कहीं पे मोशन करेगा या कितना फोर्स लगेगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन यानी जिसके मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बॉडी उसी डायरेक्शन में मोशन करने लगेगी। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स कम होगा उस डायरेक्शन में बॉडी मोशन नहीं करेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगी। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। अब आइए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये कूलाम्ब के बारे में हमने बात कर ली, कूलाम्ब के बारे में हमने इतनी बात कर ली कि किस पे किसके द्वारा लगाया जा रहा है। या इसको और अच्छे से हम बोलना चाहें तो बेटा हम ये बोल सकते हैं, चलिए दो दो बोर्ड पर तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम मानते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है, ये वेक्टर मेथड की बात कर रहे हैं बेटा, कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर मेथड। तो हेडिंग डाल देते हैं, कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर मेथड, कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, चलिए देखते हैं कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। तो मानते हैं कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1 Q2, दोनों का नेचर हमने क्या लिया, पॉजिटिव ले रखा है बेटा, दोनों का नेचर हमने पॉजिटिव ले रखा है। तब अब यहाँ पे हम देखेंगे फोर्स, तो एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसा होगा, एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसा होगा। इस फोर्स का नाम देते हैं F12, 12 का मतलब क्या है, और फोर्स F21। ओके बेटा, और मैं ये डिस्टेंस r है हमारी, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी r। अब अगर अलग अलग डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी होगी 12 और इधर से लेंगे तो होगी 21। अब बात यहाँ पे सुनने की बात है बेटा, अगर मैं बोलूं फोर्स 12, तो फोर्स 12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q1 पर फोर्स ड्यू टू Q2, यानी Q1 पर कौन फोर्स लगा रहा है, Q2, वो दिखा रहा है F12 का मतलब Q1 पर Q2 द्वारा फोर्स लगाया गया है। अभी टोटल जो फोर्स होगा वो कितना होगा बेटा,
सर k टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें फोर्स का डायरेक्शन भी बताना होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर की ओर है बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा है सर R21, R21 किसके डायरेक्शन में है बेटा, R21 के डायरेक्शन में है, जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है वो R21 के डायरेक्शन में है। अब इसी तरह से हम ये फोर्स की बात करेंगे, F21 यानी F21 का मतलब F2 पर किसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है बेटा, Q1 के द्वारा, तो क्या लेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, किसके द्वारा बेटा, Q2 पर जो फोर्स लगाया जा रहा है Q1 के द्वारा, क्या लिखेंगे, Q1 k टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बट इसका जो डायरेक्शन होगा 1 2, क्या डायरेक्शन होगा बेटा, 1 2, यानी 1 से 2 की साइड जा रहे हैं और यहाँ से 2 से 1 की साइड आ रहे थे, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा रहा है कि आप किस डायरेक्शन में है। और यहाँ पे ये हमारे पास जो है बेटा सर R21 कैप एंड R12 कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ये कैसा वेक्टर है बेटा, हमारे यूनिट वेक्टर है, इट्स अवर यूनिट वेक्टर। अब बेटा हम इन टर्म्स को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में देखना चाहें, क्या देखना चाहें बेटा, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। अभी तक तो बेटा हमने किसी को भी रेफरेंस पॉइंट मान लिया, अब अगर हम इसे कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करें, कार्टेशियन माने कि ये सारे के सारे जो चीजें हैं हमारे पास, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमारे कहाँ पे है, कार्टेशियन प्लेन पर है, ये चार्ज हमारे कार्टेशियन प्लेन पर रिडिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके बेटा, यहाँ पे है हमारे पास ना, तो अब हम यहाँ पे मानते हैं ये x है और ये y है, ये दो चार्ज है हमारे पास, ये दो चार्ज है हमारे पास है, एक का नाम Q1 दिया, एक को हमने Q2 दिया, और रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन O है, तो जब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है बेटा, तो ये रेफरेंस पॉइंट से हमारे पास दो लाइंस हैं, एक ये है और एक ये है हमारे पास, ये हमारे पास है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमने जो मान रखी है, इसको हमने R1 नाम दिया, इसको हमने R2 नाम दिया है, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से हमने ये ले रखा है बेटा। अब ओके, ये है, तो अब हम कहना चाह रहे हैं फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं बेटा, तो हम ये मिला दे रहे हैं 2 से 1। अब ये वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये R1 है, ये R2 है, तो इससे बोलेंगे R21, क्या बोलेंगे, R21, पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R1, ये मेरा हो जाएगा R21। अब इनको हम लिखना सीखेंगे बेटा कि इनको फोर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम फोर्स किस पे निकालना चाह रहे हैं, हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं फर्स्ट पे ड्यू टू सेकंड, ये क्या लिखा है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई पोजीशन वेक्टर की बात आएगी बेटा, तो यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस R2 की का होल स्क्वायर R21 कैप, R21 कैप, R21 कैप बेटा। अब हम इनको रीअरेंज करके और वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे बेटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म। आइए अब बात करते हैं बेटा हम लोग कि कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, इन्हीं के बारे में कुछ क्वेश्चंस बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे इसमें सॉल्व करेंगे, तो कुछ सिमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सिंपल से पहले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें
थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे बेटा। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, देन आफ्टर हार्ड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ये बेटा हमारे एक सवाल ये हमारा है, क्या दिया है, टू आइडेंटिकल मेटल स्फेयर कैरिंग चार्जेस ऑफ इतना इतना। दो मेटल स्फेयर है जिनके पास कुछ चार्जेस हैं बेटा। मान लेते हैं हमारे पास दो मेटल स्फेयर है, एक मेटल स्फेयर ये है और एक मेटल स्फेयर ये है। हमारे पास दो मेटल स्फेयर हो गए बेटा। इनके पास चार्ज दिए गए हैं कितने, इनके पास जो चार्ज दिया गया है वो प्लस क्यू और माइनस टू क्यू दिया गया है। अगेन ओके, मेटल स्फेयर व्हेन द स्फेयर आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस आर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। द फोर्स बिटवीन देम इज एफ, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बेटा कितना लग रहा है, एफ। और किस तरफ लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, एफ। नाउ द सेपरेशंस आर अलाउड टू touches and then remove back to the same separation. Find the new forces of the repulsion between them. क्या बेटा, तो हम पहले फाइंड करते हैं कि हमारा पहले फोर्स कितना था, फिर बाद का जो न्यू फोर्स आएगा उनके बीच का हमें क्या चाहिए बेटा, फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ द रिपल्सन बिटवीन देम, उनके बीच में जो न्यू फोर्स आएगा वो कितना होगा। तो पहले जो फोर्स था F इक्वल टू कितना था, K टाइम्स Q इंटू 2Q बाई आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू टू टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये था। अब बेटा उनका क्या कंडीशन बोला गया, अब इनको टच करके हम क्या कर रहे हैं, नाउ द स्फीयर आर अलाउड टू टचेस एंड देन मूव बैक। अगर इनको हम टच करके फिर से मूव बैक उनके प्लेसेस पे ले जा रहे हैं, हमने इनको टच किया और फिर इनके प्लेसेस से हटा दिया। अब इनमें क्या होगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल है बेटा, ये स्फेरिकल क्या है हमारे, आइडेंटिकल है। तो जो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा Q1 Q2 Q1 डैश और Q2 डैश कैसे हुआ होगा बेटा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया गया होगा। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, अब जो जितना आएगा उस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। बेटा तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, -1Q -1Q, कितना आ गया बेटा, -1Q दोनों में आ गया, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पर। तो यहाँ पे हो जाएगा -1Q -1Q। अब हम इनमें फोर्स निकालेंगे बेटा, और इनके बीच का सेपरेशन कितना रहेगा, आर ही रहेगा। तब हम मान लेंगे एफ डैश, एफ डैश कितना होता है, के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो बेटा अब यहाँ देखिए, तो ये जो टर्म है हमारा, जो पहले जो फोर्स आया था, जो हमारा पहले फोर्स आया था और इस फोर्स में जो डिफरेंस है बेटा, बाई टू और क्यू बाई टू आएगा बेटा। तो यहाँ क्यू बाई टू और क्यू बाई टू, यहाँ पे देखिए बेटा, अगर यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इनको, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं तो प्लस क्यू -2Q बाई टू कितना आएगा, -Q/2। तो दोनों में जो चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होकर बनेंगे वो कितना होगा, -Q/2, जो हमारा नेट चार्ज होगा ये -Q/2। अब हम एफ डैश की बात करते हैं, तो एफ डैश इक्वल टू क्या देगा, के। बेटा यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो फॉर्मूला कितना होता है, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे होता है Q1 Q2। फॉर्मूला कितना होता है, Q1 Q2। तो हो जाएगा K टाइम्स Q/2 बाई आर। तो एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा K क्यू स्क्वायर बाई 4R। ये हमने सेकेंड मान लिया और वो हमारा फर्स्ट था। अब दोनों को क्या करते हैं बेटा, रेशियो निकालते हैं। तो हमें चाहिए F1/F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 4R डिवाइडेड बाई के क्यू 2Q स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा बेटा, आर। हाँ स्क्वायर भी रहता है बेटा, गलती से स्क्वायर नहीं लिखा था हमने, स्क्वायर। बेटा यहाँ से स्क्वायर से इस स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, आर से आर, क्यू से क्यू स्क्वायर कट गया, के से के कट गया। तो क्या हो जाएगा बेटा, F/F इक्वल टू 1/8। सो इम्प्लाइज F डैश इक्वल टू F/8। तो जो चार्ज होगा बेटा, अपने चार्ज का कितना हो जाएगा,
1F/8 हो जाएगा। आइए हम एक दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया बेटा है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस, दो पॉजिटिव आयंस है हमारे पास और उनके बीच में, यानी दो पॉजिटिव आयंस हैं, positive ions, the electrostatic force of repulsion between two positive ions carrying equal charges, equal charges ले रहा है तो इनके दोनों के चार्जेस क्यों कर दिए हमने बेटा, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, तो सेपरेशन हमारे पास दिया R = 5 एंगस्ट्रॉम, और फोर्स, इनमें जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स F की वैल्यू दे रखी है हमें 4 × 10⁻⁹ न्यूटन, 10⁻⁹ न्यूटन। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम देम, तो हमें ये फाइंड करना है कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। ओके, तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो ये फिगर समझ में आया कि हमें क्या फाइंड करना और क्या हमने दिया गया है बेटा, अगर इतनी बात समझ में आई। अच्छा हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में एक बात हमने तो आपसे करना भूल ही गए, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था आपसे कि स्फेयर है, लेकिन हम इन स्फेयर को एज अ पॉइंट चार्ज मान के चलेंगे, क्या चलेंगे, पॉइंट चार्ज मान के चलेंगे। विदाउट पॉइंट चार्ज मान के हम अगर इनको नहीं चलेंगे तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, और कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल कराना है तो इनको पॉइंट चार्ज मान के हमें चलना पड़ेगा। अब आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें चार्ज फाइंड करना है, तो क्वेश्चन क्या होता है, फॉर्मूला होता है F = K टाइम्स Q1 Q2/R², कितना होता है सर, F दिया है, K की वैल्यू पता है, Q1 Q2 यानी सेम है तो मैं Q रख सकता हूँ, तो 4 × 10⁻⁹ इक्वल टू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Q × Q बाई 5 × 10⁻⁻10 की होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए Q² हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 25 × 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻9, बेटा क्या हो जाएगा, Q = स्क्वायर रूट 4 × 10⁻⁻9, यहाँ ऊपर और चला जाएगा बेटा 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई बाई 25 × 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 9, तो क्या आएगा, Q = 2 × 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10। अब इनको हम सॉल्व करके लिखेंगे बेटा, तो Q = हो जाएगा 10/3 × 10⁻⁻19 कूलम, बेटा 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारा चार्ज हो गया। और बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। अभी फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने सिर्फ थ्योरीज के बारे में बात किया, अब जितने भी लेक्चर रहेंगे आगे हम उन लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे और ट्राई करेंगे हर लेक्चर में कम से कम 15 क्वेश्चंस के बारे में बात कर सकें। और इस चैप्टर के बारे में एक चीज और बताना चाहेंगे बेटा, इस चैप्टर में आपको वेक्टर्स के लॉ को बहुत जरूरत पड़ेगी, तो वेक्टर्स को आपको आना चाहिए, और एक बार नहीं आ रहा तो एक बार आप वेक्टर को जरूर देख लीजिएगा, और फिर हम इसके सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।